पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस होंगे। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे और कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे ताजा खबर की। और बात कोरोना की दवा 2DG की। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवा की पहली खेप जारी की। दवा की लॉन्चिंग के मौके पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को पहली खेप सौंपी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवा की लॉन्चिंग पर कहा कि यह दवाई कोरोना के प्रकोप को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह दवा उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। यह दवा देश के वैज्ञानिकों की क्षमता को दर्शाती है। यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है कि उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस कोविड महामारी के दौरान बहुत प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। सीमा पर भी हमारी तैयारियां यथावत हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी आपको जानकर खुशी हुई होगी, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि सिविलियंस का भी वहां पर इलाज हो सकता है। और मेरी जानकारी है कि कई मिलिट्री हॉस्पिटल जहां पर पहले सिविलियंस का इलाज नहीं होता था, और मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी तरह उन सिविलियंस का भी इलाज हो रहा है। लेकिन यह सब कुछ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ सीमा पर से हमारा ध्यान हटा नहीं है। सीमा पर जो हमारी तैयारियां हैं वो तैयारियां यथावत हमारी हैं, हम बराबर हमारी नजर उसके ऊपर भी रहती है और इस काम को भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और खबर पश्चिम बंगाल से। नारदा स्टिंग मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया है। ममता कैबिनेट में मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा टीएमसी के ही विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गईं और कहा कि मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। सीबीआई के अधिकारियों ने आज सुबह टीएमसी के इन 4 नेताओं को इनके घर पहुंची और इन्हें पूछताछ के लिए कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित अपने दफ्तर ले आई थी, जहां इन 4 को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। टीएमसी की ओर से सीबीआई की इस कार्रवाई को बदले के तहत उठाया गया कार्रवाई करार दिया गया है।
दरअसल नारदा स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कई सीनियर नेता एक फर्जी कंपनी की मदद के बदले में कैश लेते दिखे थे। सीबीआई की ओर से भी टीएमसी के इन चारों नेताओं की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। सीबीआई के मुख्य सूचना अधिकारी आरसी जोशी ने कहा है कि 16 अप्रैल 2017 को कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर नारदा स्टिंग मामला दर्ज किया गया था और इसी के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। CBI has today arrested 4 then ministers of Government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification. Charge sheets against the 5 accused persons whom prosecution sanction has been received is being submitted. Further investigation in the case is continuing. और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां श्रीनगर जिले के खानमोह क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। श्रीनगर के खानमोह में आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल ये मुठभेड़ जारी है। गौरतलब है कि रविवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर आईईडी से हमला किया था। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। और गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा क्वेस्ट 2021 प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसके तहत घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और गंगा के विषय में अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो आप भी गंगा क्वेस्ट से जुड़ सकते हैं। गंगा क्वेस्ट 3.0 22 मार्च 2021 से हुई शुरुआत। www.gangaquest.com पर हो रहे हैं पंजीकरण। एक बार फिर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लेकर आया है ऑनलाइन क्विज कंपटीशन गंगा क्वेस्ट। मकसद है गंगा की अविरलता और निर्मलता के महान अभियान में युवाओं को जोड़ना, उनमें नदी और जल संरक्षण की समझ विकसित करना। देश भर में कोई विद्यार्थी या आम नागरिक जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर हो इसमें पंजीकृत हो सकते हैं। ये क्विज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगी। अभी के हालातों को देखते हुए और कई स्थानों से आए निवेदनों के आधार पर इस प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 8 मई से बढ़ाकर 22 मई 2021 कर दी गई है। मैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से आप सबका विनम्र आह्वान करता हूं कि आप सब इस रोचक प्रतियोगिता से जुड़ें, जिसके लिए आपको आज ही लॉगिन करना होगा www.gangaquest.com पर। 7 अप्रैल को प्रतियोगिता शुरू हुई थी, 8 मई को प्रतियोगिता समाप्त होनी थी, लेकिन लोगों की रुचि को देखते हुए अब इसे 22 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब तक तकरीबन 10 लाख प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें से 2390 प्रतिभागी बाहरी देशों से हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक फाइनल लाइव राउंड किया जाएगा और 10 जून को गंगा दशहरा के दिन विजेताओं के नाम घोषित होंगे। इसमें कई आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। पिछली बार तकरीबन 11 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। गंगा क्वेस्ट को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 के तहत कक्षा 8वीं या उससे निम्न, श्रेणी 2 के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं, श्रेणी 3 के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं, श्रेणी 4 के तहत वयस्क और वरिष्ठ नागरिक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में 3 चरण हैं। सभी चरणों में 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 2 क्वालिफाइंग राउंड और एक अंतिम चरण होगा। गंगा क्वेस्ट 2021 में देश विदेश से अभी तक 10 लाख लोगों ने भाग लिया है। यदि आपने इसमें अभी तक भाग नहीं लिया तो देर मत कीजिए। अभी www.gangaquest.com पर जाइए और उसमें रजिस्टर लॉगिन करके गंगा की यात्रा का अनुभव कीजिए। Ganga Quest is a competitive knowledge building platform as well as an awareness initiative by the Government of India to make us aware about River Ganga. गंगा क्वेस्ट, इसमें मैंने भाग लेके मैंने अनेक जानकारी प्राप्त की, जैसे कि हमारी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, व अलग अलग राज्यों में उसे किस नाम से जाना जाता है। गंगा क्वेस्ट की शुरुआत 2019 में शुरू हुई थी। अपार सफलता मिलने के बाद इसे अब 2023 तक हर साल आयोजित किया जाएगा। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं।
इजराइल और गाजा के बीच बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को मध्य पूर्व में जारी हालात पर खुली बैठक की। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि गाजा पट्टी में होने वाले रॉकेट हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है, साथ ही दोनों देशों से तत्काल तनाव खत्म करने की अपील करता है। टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम दिखाने, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास में मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से परहेज करने का आग्रह करते हैं। तिरुमूर्ति ने कहा कि पिछले हफ्ते पूर्वी यरूशलेम में शुरू हुई हिंसा के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम से सुरक्षा स्थितियों के हालात तेजी से बिगड़े हैं। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता बहाल करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का हर संभव प्रयास का समर्थन करता है। We reiterate our strong condemnation of all acts of violence, provocation, incitement, and destruction. Immediate de-escalation is the need of the hour, so as to arrest any further slide towards the brink. We urge both sides to show extreme restraint, desist from actions that exacerbate tensions, and refrain from attempts to unilaterally change the existing status quo, including in East Jerusalem and its neighborhood. और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। तो खेल जगत की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अशोक मारतोलिया के पास। अशोक, क्या कुछ खबरें लेकर आए हैं आप हमारे लिए? जी शुक्रिया निखिल। स्पोर्ट्स प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। पोर्तो में 29 मई को चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच खेला जाएगा। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद इन दोनों क्लबों के प्रशंसक आज से पुर्तगाल जा सकेंगे। ब्रिटेन द्वारा पुर्तगाल को ग्रीन लिस्ट में डालने के बाद अब वहां से आने वाले लोगों को ब्रिटेन में आइसोलेशन में नहीं रहना पड़ेगा। हजारों की संख्या में ब्रिटिश फुटबॉल प्रेमियों के पुर्तगाल पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि यूएफए ने कहा है कि वे प्रत्येक क्लब के 6000 प्रशंसकों को मैच देखने के लिए टिकट देगी। अब बात करते हैं चैंपियंस लीग की। स्पेनिश घरेलू लीग ला लिगा में बार्सिलोना को सेल्टा विगो के हाथों 1-2 से मात खानी पड़ी है। बार्सिलोना की टीम हालांकि पहले हाफ में पूरी तरह मैदान पर छाई रही और इस दौरान लायनल मेसी ने खेल के 28वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन इसके 10 मिनट बाद सेल्टा की तरफ से बेहतरीन मूव बना और इस बार उनके खिलाड़ी मिना लोरेंजो ने गोल कर स्कोर को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद पहले हाफ में और कोई गोल देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन खेल समाप्ति के 1 मिनट पहले मिना लोरेंजो ने दूसरा गोल कर अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिला दी। इस हार के साथ ही बार्सिलोना के ला लिगा में खिताब जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। टीम 76 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि एटलेटिको पहले और रियल मैड्रिड दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। अब जबकि टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में महज 10 हफ्ते का वक्त रह गया है, ऐसे में सर्वे के मुताबिक करीब 80% जापानी चाहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन न हो। कोविड-19 के चलते चौथी लहर की चपेट में आने के बाद शुक्रवार को जापान में सख्त लॉकडाउन किया गया। तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों की वजह से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जापान ने 6 प्रांतों में लागू आपातकाल को 9 प्रांतों तक बढ़ाया गया है। जापान में यह आपातकाल फिलहाल 31 मई तक लागू रहेगा। बात करते हैं टेनिस की। स्पेन के राफेल नडाल ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 10वीं बार टूर्नामेंट के खिताब पर कब्जा किया। नडाल ने फाइनल में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 3 सेट तक चले मुकाबले में 7-5, 1-6 और 6-3 से हराया। यह ओपन एरा का चौथा टूर्नामेंट है जहां नडाल 10 या उससे अधिक बार चैंपियन बने हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा 13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, जबकि 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। अगले हफ्ते से शुरू होने वाले साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के पहले नडाल के लिए यह जीत काफी अहम है। फ्रेंच ओपन 24 मई से 13 जून तक खेला जा रहा है। फिलहाल स्पोर्ट्स प्राइम में इतना ही। नमस्कार। बहुत शुक्रिया अशोक इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की।
एक साल तक लगातार ऑनलाइन कक्षाएं और बिना परीक्षा के बिता चुके स्कूली बच्चों के दिलो दिमाग पर लॉकडाउन ने गहरा असर छोड़ा है और इस समय इस समस्या से निपटने के लिए कुछ मनोचिकित्सक फ्री ऑनलाइन सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। ये है बाल मनोचिकित्सक नंदिनी कौल। रोजाना नंदिनी के पास ऐसे बहुत से स्कूली बच्चे ऑनलाइन संपर्क कर रहे हैं जिन पर लॉकडाउन का विपरीत असर पड़ा है। कारण बहुत से हैं। किसी ने अपनों को खोया है तो किसी को परीक्षा न होने की वजह से अपना भविष्य अधर में झूलता नजर आ रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन इससे बच्चे चिड़चिड़े और उदास हो गए हैं और इनका मनोवैज्ञानिक इलाज नंदिनी के पास है। बच्चे इस तरह की समस्याएं बहुत फेस कर रहे हैं। हाँ, इस डिप्रेशन की समस्या से जूझा जा सकता है अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें और बदलाव लाने की शक्ति रखें। बदलाव समय का नियम है। अगर हम ये समझ लें कि हमें बदलाव लाना है और समय के साथ चलना है और खुशी खुशी चलना है, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, तो इस तरह जो चेंज अभी डिप्रेशन आ रहा है कोविड की वजह से बच्चों में, उससे बहुत हद तक पॉजिटिव रह के और चीज़ों को अपना के वो जूझ सकते हैं। मनोविज्ञान के जरिए अपनी परेशानी का हल निकलने से ये बच्चे अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को समझाया कि जो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड एंजाइटी है उसको मैं कैसे एकदम इजी वे में ओवरकम कर सकता हूँ और कैसे एकदम मज़ेदार तरीके से उसको मैं अपनी स्टडीज़ के लिए और उसको यूज़ कर सकता हूँ। विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों की तेजी से बढ़ती इस समस्या का समाधान जल्द होना बेहद जरूरी है। जयपुर से विशाल बरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको ये संदेश एक बार फिर से दे दें कि कोविड से लड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम और आप जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को धुलते रहें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है।
welcome to Midday Prime. Over the next 1 hour, we'll bring you all the stories and updates from India and the world. We will update you about the happenings in the world of business and sports, and we'll get you some interesting stories that are making headlines. Our top focus will be on the preparedness for Cyclone Tauktae, likely to make landfall tonight. But first up, the big news at this hour. Cyclone Tauktae turns into extremely severe cyclonic storm. Cyclonic storm likely to hit Gujarat coast this evening and cross Gujarat coast between Porbandar and Mahuva. In Bhavnagar district tonight, red alert issued in Diu and Gujarat. In view of cyclonic storm Tauktae, rescue and relief teams of NDRF, Army, Navy, Coast Guard along with ships, aircraft and various states agencies deployed to minimize the damage. BMC cancels vaccination drive in Mumbai today. Mumbai airport operations closed as a precaution today. Defence Minister Rajnath Singh and Union Health Minister Dr. Harshvardhan jointly released the first batch of India's indigenous anti-COVID drug 2DG via video conferencing. The drug has been developed by DRDO's Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences in collaboration with Dr. Reddy's laboratories. Union Health Minister Dr. Harshvardhan presides over the 26th Group of Ministers meeting on COVID-19 situations. As vaccination drive is largely effective, stresses that the difference in new cases in the past 24 hours and those who've recovered in the last 24 hours is now down to almost 1 lakh. Recoveries outnumber daily new COVID-19 cases yet again. A daily new COVID cases less than 3 lakh after 26 days in the country. Weekly positivity rate dips to 18.17% with more than 15.73 lakh tests done in the last 24 hours. CBI launches parallel raids and arrests Trinamool Congress ministers Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, MLA Madan Mitra and former Mayor Sovan Chatterjee in its probe in Narda sting case. Agency to submit the charge sheet and produce them before a local court shortly. India expresses a strong condemnation of all acts of violence at the UNSC open debate on the situation in Middle East. India urges immediate de-escalation, reiterates support to just Palestinian cause and commitment to two-state solution. And in sports and tennis, Rafael Nadal clinches his 10th Italian Open title. Nadal defeats world number 1 Novak Djokovic in 3-set battle in Rome. And now let's begin the show with the big story that we are tracking at this hour. The cyclonic storm Tauktae has further intensified into an extremely severe cyclonic storm with a ragged eye. As per the latest satellite observation by INSAT 3D at 10:30 this morning, the extremely severe cyclonic storm Tauktae was near 19.2 degrees north and 71.5 degrees east at 11:30 hours of today. Also, the cyclonic storm Tauktae is very likely to move north-northwestwards and reach Gujarat coast this evening and cross Gujarat coast between Porbandar and Mahuva, which is in Bhavnagar district, between 8 and 11 p.m. tonight. Also, rescue and relief teams of the NDRF, Army, Navy, Coast Guard along with ships, aircraft and various state agencies have been deployed to minimize the damage. Maharashtra too was bracing for the storm's impact with heavy to very heavy rains at isolated places in North Konkan, Mumbai, Thane and Palghar, and extremely heavy rainfall in Raigad. Flash flood threat has been issued over suburban Mumbai, Thane, Raigad, Palghar and Ratnagiri districts. Moderate to high threat observed over
some watersheds and neighborhoods of Ratnagiri district of Konkan and Goa subdivision. With the approach of the impending cyclone Taute, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport had closed all flight operations from 11 to 2 in the afternoon as a precaution. Also, the airport has so far witnessed 3 diversions. Chief Minister Uddhav Thackeray is closely monitoring the cyclone situation in the state. He took a meeting of the situation in the coastal districts from the Chief Secretary as well as the Relief and Rehabilitation Secretary. So far, 12,420 citizens were relocated to safer places from Ratnagiri, Sindhudurg and Raigad districts have been evacuated to safer places. 3,896 people from Ratnagiri district, 144 persons from Sindhudurg district and 8,380 persons from Raigad district have been evacuated to safer places. Mumbai, Thane and Pargar districts are on orange alert while Raigad district is on red alert. The concerned district and state administration has made all possible preparations for rescue and relief work of the citizens. In line with the warning against the cyclone, Brihan Mumbai Municipal Corporation has cancelled the vaccination drive at all places today. The 3-day vaccination walk-in drive of BMC shall now commence on Tuesday and will last till Thursday. Continuing with the preparation for a cyclone Taute, the Indian Air Force on Sunday deployed 2 C-130J and 1 AN-32 aircraft for transportation of 167 personnel and 16.5 tons of load of NDRF from Kolkata to Ahmedabad. A C-130J and 2 AN-32 aircraft carried 121 NDRF personnel and 11.6 tons of load from Vijayawada to Ahmedabad for the same purpose. Also, 2 C-130J aircraft transported 110 personnel and 15 tons of cargo for NDRF from Pune to Ahmedabad. Our correspondents are joining us now with the latest updates. Shishir joins us from Mumbai and Tapas is joining us from Delhi. Tapas, I'll come to you now for the overall picture. What is the categorization of the storm as we speak? What is its trajectory? When is it likely to make landfall? Category has been changed from very severe to extremely severe category, which means that the wind speed along with the gale speed of the cyclone that we are talking about has increased. The second and important point that the IMD has issued red alert to Diu as well as for Gujarat, where it is expected by 8 o'clock in the night to around 11:30 or till midnight. This particular cyclone landfall will start to take place in the coastal city of and in near about Porbandar and Mahua place, where Ahmednagar district is in between that particular area. And the other part that is very much important is that currently it is somewhere in the region of 145 kilometers Mumbai, west of Mumbai, and it is 180 kilometers of southeast of Diu. And it is expected that the wind speed and as well as the rainfall activity over South Gujarat along with the Saurashtra region, Andaman and Nicobar region will pick up. In fact, it is expected heavy to a very heavy rainfall activity over these particular areas. In fact, there is a warning has also been issued to Gujarat, some of the places, for instance,